जय श्री श्याम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना सुमित सर। तो आज की जो वीडियो है भाई आ तो काफी दिन बाद रही है कि जैसे कि मैंने बिल्कुल न्यू चैनल बनाया था अपना और उसके बाद फिर एक वीडियो डाली थी और उसके बाद काफी लंबा टाइम ले लिया और सेकंड वीडियो। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। पहले आज हम ये वाली हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं और टॉपिक बड़े प्यार से समझना। दूसरी बात, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, से टॉपिक पे आ जाते हैं, बाकी बात बाद में। जैसे कि हिस्ट्री में हमारे देश में कई सारे आक्रमण हुए थे, ऐसे ही एक आक्रमण हुआ था विदेशी आक्रमणकारी। कौन सा आक्रमणकारी? विदेशी आक्रमणकारी। हमारे भारत में दो विदेशी आक्रमणकारी हुए थे, याद रखना। एक है मुस्लिम आक्रमणकारी, एक है विदेशी आक्रमणकारी। अभी मैं मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं पढ़ा रहा हूं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है विदेशी आक्रमणकारी। अब विदेशी आक्रमणकारी कितने? दो। उसमें से पहला भी मैं अभी आपको नहीं करवा रहा। पहला बहुत छोटा सा है और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं वहां से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सेकंड विदेशी आक्रमणकारी से, दूसरे विदेशी आक्रमणकारी से। तो दूसरे नंबर का जो विदेशी आक्रमणकारी था वो था कौन और आया कहां से था? तो जो दूसरे नंबर पे विदेशी आक्रमणकारी आए थे वो आए थे यूनान से। यूनानी थे। कौन थे? यूनानी थे। यूनानी। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कहां से आए थे, दूसरे विदेशी आक्रमणकारी कहां से आए थे? यूनान से आए थे। यूनानी थे। और कौन आया था? अब एक नाम सुना होगा, अगर याद ना हो तो याद कर लेना इस ट्रिक से। जो जीता वही सिकंदर। तो भाई कौन आया था? सिकंदर आया था। दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन आया था? सिकंदर आया था। कहां से आया था? यूनान से आया था। यूनानी था। समझ में आ गया? ठीक है। अब जो सिकंदर था आखिर वो हमारे भारत में क्यों आया और क्या सिर्फ भारत में आक्रमण करने आया था? भाई ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उससे पहले वो कई सारे देशों को जीतता हुआ चला जा रहा था और बाद में हमारे भारत में आया था। अब अगले के क्यों भड़क उठी कि सभी देशों को जीतता हुआ चले जाएं? भाई अगले के मन में कुछ तो आया होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको बचपन से ही यही पढ़ाया जाए, स्कूल में कॉलेज में आपके जो गुरुजी हैं वो यही पढ़ाएं, आपके टीचर यही पढ़ाएं, आपके माँ बाप यही पढ़ाएं कि चोरी करना अच्छी बात है, चोरी करना अच्छी बात है। तो भाई आप में ना एक होड़ मची होगी कि कौन कितनी घड़ी चोरी करेगा, कौन कितनी ज्यादा ज्यादा चोरी करेगा। और उसके बाद फिर आप में होगा क्या? यार मैंने आज बहुत चोरी की, आज मैंने बहुत चोरी की, तो मतलब कि मैंने अच्छा काम कर लिया, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया जा रहा है चोरी करना अच्छे काम है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कर मत लियो। ऐसे ही सिकंदर के गुरुजी की बात करते हैं। अभी ना तो मैं उनके माता पिता की बात कर रहा हूं ना सिकंदर के बारे में ज्यादा ज्यादा बात कर रहा हूं। सीधा पहले क्वेश्चन लेके आया मैं सिकंदर के गुरु के बारे में। गुरु के बारे में जरूरी जानना होता है। गुरु ही एक ऐसी चीज है जो माँ बाप के बाद बच्चे को रास्ता दिखाता है। मेरे भी कई सारे गुरु हैं जिनमें से मैं अभी एक दो का नाम नहीं लेता, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े दिल से प्यार करता हूं मैं। सर नेम उनका भी नहीं बता सकता, बड़े अच्छे गुरु जी हैं, पीटीआई हैं। तो गुरु का नाम है अरस्तु। तो कभी भी क्वेश्चन आए सिकंदर के गुरु का नाम क्या है? अरस्तु। अरस्तु एक यूनान में, एक जो यूनान के अंदर जगह थी मकदूनिया, वहां पर एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे। जो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, वो एक दार्शनिक थे। अब दार्शनिक क्या होता है? जिसको सरस्वती विद्या का ज्ञान हो, जिसको अच्छे बुरे की समझ हो, जो 10 लोगों में बैठकर ये बता सके ये सही है गलत है, जिसकी बात को माना जाए, जो समझदार व्यक्ति हो, उसको कहते हैं दार्शनिक। तो जो सिकंदर के गुरु थे वो एक दार्शनिक थे। और सिकंदर के गुरु अरस्तु ने सिकंदर को बचपन से एक बात सिखाई थी कि तुझे बड़े होकर विश्व विजेता बनना है। क्या बनना है? विश्व विजेता। अब सिकंदर जैसे जैसे बड़ा होता गया उसके मन दिमाग में एक बात बैठ गई, एक सनक बैठ गई कि मुझे बनना है विश्व विजेता। और इसलिए सिकंदर ने बहुत कम एज में ही अपने आप को तैयार कर लिया था इस लायक कि मैं पूरे विश्व पर राज करूंगा।
अब कहोगे सर विश्व तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी दुनिया है, क्या सिकंदर ने पूरी दुनिया के ऊपर राज कर लिया? क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है कि विश्व विजेता किसको कहा जाता है, तो वहां पर ऑप्शन में टिक लगाया जाता है सिकंदर के ऊपर। ठीक है, अब भाई ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। सिकंदर ने सिर्फ ओनली 6 देशों को जीता था। कितने देशों को? सिर्फ 6 देशों को, 6 कंट्री को जीता था, 6 देशों को जीता था। और 6 देश जीतने के बाद भी इसको कहा गया विश्व विजेता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जितने भी हमें नॉलेज थी, जितना भी हमें ज्ञान था, हमें उस टाइम पर सिर्फ इतना ही पता था कि सिर्फ 6 देश होते हैं। उन 6 देशों के बारे में हमें जानकारी थी, चाहे हम यूनानी हो, चाहे ईरानी हो, चाहे भारतीय हो, हम सबको ये पता था ये 6 देश हैं, बस यही सब कुछ है। और उन 6 देशों को सिकंदर ने जीत लिया था, और इस तरीके से सिकंदर को कहा गया विश्व विजेता। 6 देश जीतने के बाद भी उसको कहा गया विश्व विजेता। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, और सिकंदर को विश्व विजेता बनने की सीख या सनक किससे मिली? अपने गुरु अरस्तु से। यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं कि जब सिकंदर भारत में आया था, उसके बारे में थोड़ा अभी 2-4 मिनट बाद बात करेंगे। पहले थोड़ा बहुत सिकंदर के बारे में जान लेते हैं बातें। ठीक है, सिकंदर भारत में क्यों आया था? क्योंकि कई सारे देशों को जीतता हुआ चला जा रहा था, उसको सनक थी विश्व विजेता बनने की, इसलिए भारत में भी आया था। तो भारत में जो भी कुछ हुआ उस कांड के बारे में बात करेंगे बाद में। पहला कुछ बात कर लेते हैं सिकंदर के इतिहास के बारे में। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 बीसी में हुआ था। अब कहोगे बीसी क्यों हो गया? अब गाल नहीं बक रहा रे मैं, कदेगा धनु कह देगा मास्टर गाल बकन लग रहा है भाई, यहां लिख। जय श्री श्याम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेन योर ब्रेन यूट्यूब चैनल पे। मैं आपका अपना सुमित सर। तो आज की जो वीडियो है भाई, आ तो काफी दिन बाद रही है कि जैसे कि मैंने बिल्कुल न्यू चैनल बनाया था अपना, और उसके बाद फिर एक वीडियो डाली थी, और उसके बाद काफी लंबा टाइम ले लिया और सेकंड वीडियो। तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। पहले आज हम ये वाली हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूं, और टॉपिक बड़े प्यार से समझना। दूसरी बात, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, से टॉपिक पर आ जाते हैं, बाकी बात बाद में। जैसे कि हिस्ट्री में हमारे देश में कई सारे आक्रमण हुए थे, ऐसे ही एक आक्रमण हुआ था विदेशी आक्रमणकारी। कौन सा आक्रमणकारी? विदेशी आक्रमणकारी। हमारे भारत में 2 विदेशी आक्रमणकारी हुए थे, याद रखना। एक है मुस्लिम आक्रमणकारी, एक है विदेशी आक्रमणकारी। अभी मैं मुस्लिम आक्रमणकारी नहीं पढ़ा रहा हूं। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है वो लिया है विदेशी आक्रमणकारी। अब विदेशी आक्रमणकारी कितने? 2। उसमें से पहला भी मैं अभी आपको नहीं करवा रहा। पहला बहुत छोटा सा है और बहुत कम क्वेश्चन आते हैं वहां से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सेकंड विदेशी आक्रमणकारी से, दूसरे विदेशी आक्रमणकारी से। तो दूसरे नंबर का जो विदेशी आक्रमणकारी था वो था कौन और आया कहां से था? तो जो दूसरे नंबर पे विदेशी आक्रमणकारी आए थे वो आए थे यूनान से। यूनानी थे। कौन थे? यूनानी थे। यूनानी। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कहां से आए थे, दूसरे विदेशी आक्रमणकारी कहां से आए थे? यूनान से आए थे, यूनानी थे। और कौन आया था? अब एक नाम सुना होगा, अगर याद ना हो तो याद कर लेना इस ट्रिक से। जो जीता वही सिकंदर। तो भाई कौन आया था? सिकंदर आया था। दूसरा विदेशी आक्रमणकारी कौन आया था? सिकंदर आया था। कहां से आया था? यूनान से आया था, यूनानी था। समझ में आ गया? ठीक है। अब जो सिकंदर था आखिर वो हमारे भारत में क्यों आया, और क्या सिर्फ भारत में आक्रमण करने आया था? भाई ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। उससे पहले वो कई सारे देशों को जीतता हुआ चला जा रहा था, और बाद में हमारे भारत में आया था। अब अगले के क्यों भड़क उठी कि सभी देशों को जीतता हुआ चले जाएं? भाई अगले के मन में कुछ तो आया होगा। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको बचपन से ही यही पढ़ाया जाए, स्कूल में, कॉलेज में, आपके जो गुरुजी हैं वो यही पढ़ाएं, आपके टीचर यही पढ़ाएं, आपके माँ बाप यही पढ़ाएं कि चोरी करना अच्छी बात है, चोरी करना अच्छी बात है,
तो भाई आप में ना एक होड़ मची होगी कि कौन कितनी घड़ी चोरी करेगा, कौन कितनी ज्यादा ज्यादा चोरी करेगा। और उसके बाद फिर आप में होगा क्या, अरे मैंने आज बहुत चोरी की, आज मैंने बहुत चोरी की, तो मतलब कि मैंने अच्छा काम कर लिया, क्योंकि आपको बचपन से सिखाया जा रहा है चोरी करना अच्छे काम है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, कर मत लियो। ऐसे ही सिकंदर के गुरुजी की बात करते हैं। अभी ना तो मैं उनके माता पिता की बात कर रहा हूं, ना सिकंदर के बारे में ज्यादा ज्यादा बात कर रहा हूं। सीधा पहले क्वेश्चन लेके आया मैं सिकंदर के गुरु के बारे में। गुरु के बारे में जरूरी जानना होता है। गुरु ही एक ऐसी चीज है जो माँ बाप के बाद बच्चे को रास्ता दिखाता है। मेरे भी कई सारे गुरु हैं, जिनमें से मैं अभी एक दो का नाम नहीं ले सकता, गवर्नमेंट जॉब पे हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़े दिल से प्यार करता हूं मैं। सर नेम उनका भी नहीं बता सकता, बड़े अच्छे गुरु जी हैं, पीटीआई हैं। तो गुरु का नाम है अरस्तु। तो कभी भी क्वेश्चन आए सिकंदर के गुरु का नाम क्या है, अरस्तु। अरस्तु एक यूनान में, एक जो यूनान के अंदर जगह थी मकदूनिया, वहां पर एक बहुत अच्छे दार्शनिक थे। जो सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, वो एक दार्शनिक थे। अब दार्शनिक क्या होता है, जिसको सरस्वती विद्या का ज्ञान हो, जिसको अच्छे बुरे की समझ हो, जो 10 लोगों में बैठकर ये बता सके ये सही है गलत है, जिसकी बात को माना जाए, जो समझदार व्यक्ति हो, उसको कहते हैं दार्शनिक। तो जो सिकंदर के गुरु थे वो एक दार्शनिक थे। और सिकंदर के गुरु अरस्तु ने सिकंदर को बचपन से एक बात सिखाई थी कि तुझे बड़े होकर विश्व विजेता बनना है। क्या बनना है, विश्व विजेता। अब सिकंदर जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके मन दिमाग में एक बात बैठ गई, एक सनक बैठ गई कि मुझे बनना है विश्व विजेता। और इसलिए सिकंदर ने बहुत कम एज में ही अपने आप को तैयार कर लिया था इस लायक कि मैं पूरे विश्व पर राज करूंगा। अब कहोगे सर विश्व तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी दुनिया है, क्या सिकंदर ने पूरी दुनिया के ऊपर राज कर लिया? क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है कि विश्व विजेता किसको कहा जाता है, तो वहां पर ऑप्शन में टिक लगाया जाता है सिकंदर के ऊपर। ठीक है। अब भाई ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। सिकंदर ने सिर्फ ओनली 6 देशों को जीता था। कितने देशों को? सिर्फ 6 देशों को, 6 कंट्री को जीता था, 6 देशों को जीता था। और 6 देश जीतने के बाद भी इसको कहा गया विश्व विजेता। अब ऐसा क्यों? क्योंकि उस टाइम पर जितने भी हमें नॉलेज थी, जितना भी हमें ज्ञान था, हमें उस टाइम पर सिर्फ इतना ही पता था कि सिर्फ 6 देश होते हैं। उन 6 देशों के बारे में हमें जानकारी थी। चाहे हम यूनानी हो, चाहे ईरानी हो, चाहे भारतीय हो, हम सबको ये पता था ये 6 देश हैं, बस यही सब कुछ है। और उन 6 देशों को सिकंदर ने जीत लिया था। और इस तरीके से सिकंदर को कहा गया विश्व विजेता। 6 देश जीतने के बाद भी उसको कहा गया विश्व विजेता। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु। और सिकंदर को विश्व विजेता बनने की सीख या सनक किससे मिली? अपने गुरु अरस्तु से। यह भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है। अब बात करते हैं कि जब सिकंदर भारत में आया था, उसके बारे में थोड़ा अभी 2-4 मिनट बाद बात करेंगे। पहले थोड़ा बहुत सिकंदर के बारे में जान लेते हैं बातें। ठीक है। सिकंदर भारत में क्यों आया था? क्योंकि कई सारे देशों को जीतता हुआ चला जा रहा था, उसको सनक थी विश्व विजेता बनने की, इसलिए भारत में भी आया था। तो भारत में जो भी कुछ हुआ उस कारण के बारे में बात करेंगे बाद में। पहला कुछ बात कर लेते हैं सिकंदर के इतिहास के बारे में। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 बीसी में हुआ था। अब कहोगे बीसी के हो गया, अब गाल नहीं बक रहा रे मैं, कदेगा धनु कह देगा मास्टर गाल बकन लग रहा है। भाई यहां लिख लेता हूं, ये है ईसा मसीह का जन्म, जिसको हमने मान लिया 0। ईसा मसीह के बाद के टाइम को बोल दिया गया एडी। और ईसा मसीह के जन्म से पहले के टाइम को बोला बीसी। बीसी में टाइम उल्टा चलता है, जैसे 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2। एडी में टाइम जो चलता है वही, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये फर्क है बीसी और एडी में। तो यहां पर हम क्या चल रहे हैं? उल्टे। क्यों? बीसी चल रहा है अभी। ठीक है। तो सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 बीसी कहां पर हुआ था? मकदूनिया में। मकदूनिया कहां पर है? यूनान में। यूनान में एक जगह है मकदूनिया, वहां पर जन्म हुआ था किसका? सिकंदर का। और मकदूनिया के राजा कौन थे? भाई मकदूनिया के राजा थे सिकंदर के फादर। कहां गए? ये रहे। सिकंदर के फादर का नाम है फिलिप द्वितीय। ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए सिकंदर के पिता, सिकंदर के फादर का नाम क्या है?
फिलिप द्वितीय, और वो कहां के राजा थे? मकदूनिया के राजा थे। ठीक है, और उनका रूलिंग पीरियड क्या था? शासनकाल क्या था? सिकंदर के फादर का रूलिंग पीरियड था 359 से 336 बीसी तक। ये था रूलिंग पीरियड सिकंदर के फादर का। और उसके बाद 336 में उसके पिता की मौत हो गई, तो उसके बाद राजा कौन बन गया? 336 बीसी में राजा बन गया सिकंदर। कहां का? मकदूनिया का। तो सिकंदर का रूलिंग पीरियड क्या है? 336 से 323 बीसी तक। ये सिकंदर का रूलिंग पीरियड है, और ये सिकंदर के फादर का रूलिंग पीरियड है। और सिकंदर के फादर कहां के राजा थे? कहां के किंग थे? मकदूनिया के। और बाद में सिकंदर कहां का राजा बना? मकदूनिया का। सिकंदर का जन्म कहां पर हुआ था? मकदूनिया में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, कई बार आ सकते हैं। अब भाई सिकंदर का वास्तविक नाम यानी कि रियल नेम क्या है? कई बार होया करे ना, आपका भी घर में एक नाम होया करे, सोनू, मोनू, गोलू, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय। ठीक है, तो इस तरीके से सिकंदर का जो रियल नेम था वो था सिकंदर तृतीय। सिकंदर तृतीय उसका रियल नेम है। ठीक है, और जो अंग्रेजी इतिहासकार है, मतलब कि एक आधा अंग्रेजी का मास्टर होया करे तो वो थोड़ा न्यारा दिखा करे। ठीक है, तो जो अंग्रेजी इतिहासकार होते हैं वो कुछ अलग ही नाम दे दिया करे इस व्यक्ति ने। ठीक है, अगर कि एक अच्छा सा नाम हो ना, तो अंग्रेजी इतिहासकार उसने अपने हिसाब से कुछ डिफिकल्ट नाम दे देगा। तो इसी तरह जो अंग्रेजी इतिहासकार थे उन्होंने सिकंदर को सिकंदर ना बुलाकर अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से पुकारा था। अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से पुकारा था सिकंदर को। किसने? अंग्रेजी इतिहासकारों ने। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अंग्रेजी इतिहासकारों ने सिकंदर को किस नाम से पुकारा? अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से। ठीक है, अब सिकंदर की माता का नाम ओलंपियस। ओलंपिक नहीं, ओलंपिक से आप याद रख सकते हो, ओलंपियस यह सिकंदर की माता का नाम था। ठीक है, तो इतना कुछ हमने समझ लिया है। अब आगे जानते हैं सिकंदर के बारे में कुछ बातें, और सिकंदर जब भारत में आया और कैसे आया और क्या। हाँ भाई, तो अब हम जानते हैं कि सिकंदर के इतिहास के बारे में तो हमने जान लिया। भाई चेक कर लियो कि चल रहा है ना, चलता चल रहा है। अब आगे की बात जानते हैं कि सिकंदर जब इतने सारे देशों को, मतलब कि कई सारे देशों को जीतने के बाद, 6 कंट्री को जीतने के बाद जब सिकंदर भारत की ओर बढ़ा, तो उस टाइम पर भारत में क्या हालात थे, पहले एक नजर वहां डालते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो बना रखी है महाजनपद के ऊपर, अगर किसी ने नहीं देखी है तो एक बार जाके जरूर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। या फिर इस चैनल की जो पहली वीडियो है वो महाजनपद के ऊपर ही आप जाके देख लेना। क्योंकि महाजनपद इसलिए जरूरी है क्योंकि है क्या, समझना एक बार, 1 मिनट में समझाता हूं कि जैसे आज स्टेट है, कई सारे स्टेट में हमारा भारत डिवाइड है, ऐसे ही 16 स्टेट हुआ करती थी पहले, और उस टाइम पर 16 स्टेट को कहते थे महाजनपद। तो 16 महाजनपद थे, उनमें से 3 महाजनपद के बारे में पढ़ते हैं। एक महाजनपद था मगध, एक था गांधार, एक था कंबोज। और इन तीनों के बारे में मैं विस्तार से पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियो में, आप देख लेना। अब ये 3 महाजनपद के बारे में बात करते हैं। जब सिकंदर भारत पे आक्रमण कर रहा था तो मगध के राजा थे धनानंद, और गांधार महाजनपद के राजा थे आम्भिक, और कंबोज महाजनपद के राजा थे राजा पोरस। और गांधार की कैपिटल थी तक्षशिला, और तक्षशिला में कौन पढ़ाते थे? चाणक्य। नाम सुनाई होगा, कौटिल्य भी कह देते हैं इनको, इनका नाम है चाणक्य, जिसके पास इतना दिमाग था कि वो बिना लड़ाई लड़े किसी भी लड़ाई को जीत सकता है। उसका नाम था क्या? चाणक्य। और भाई ये तक्षशिला में पढ़ाते थे। तो कभी भी क्वेश्चन आए चाणक्य कहां पर पढ़ाते थे? तक्षशिला में, तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और तक्षशिला किसकी कैपिटल थी? गांधार महाजनपद की। और गांधार महाजनपद के राजा कौन थे? आम्भिक। और कंबोज के पोरस, और मगध के धनानंद। ये कब की बात है? जब सिकंदर ने कहां पर आक्रमण किया था? भारत की ओर आक्रमण किया था। और उसके बाद चाणक्य का सबसे प्रिय शिष्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी पढ़ाई पूरी कहां से की थी? तक्षशिला से। ये सबसे फेवरेट, सबसे प्रिय शिष्य था किसका? चाणक्य का। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य।
भाई याद रखना, ये इतिहास बदल देगा आगे चल के। तो अभी यहां पर समझते हैं अभी तक हुआ क्या कि जैसे ही सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो उस टाइम पर अखंड भारत था जिसमें पाकिस्तान और आपका अफगानिस्तान दोनों भारत का हिस्सा थे। तो उनमें से हमारा एक जो कंबोज था, ये महाजनपद हमारा कश्मीर में था, और ये पाकिस्तान में था, और ये अफगानिस्तान में था, गांधार। ठीक है। तो यहां पर जब सिकंदर ने सबसे पहले गांधार के ऊपर आक्रमण किया, तो जो राजा पोरस है, राजा पोरस जी डर गए, क्योंकि उन्होंने पहले सुन रखा था सिकंदर वो व्यक्ति है जो कई सारे देशों को जीतता हुआ चला जा रहा है। तो ये थोड़ा डरपोक था। तो आम्भिक ने पहले घुटने टेक दिए किसके आगे? सिकंदर के आगे। और यहां पर सिकंदर आया था अकेला। अब क्या हो गया? सिकंदर को रहने के लिए महल मिल गया। क्यों? आम्बिक ने घुटने टेक दिए, आम्बिक की सेना मिल गई, साथ में आम्बिक मिल गया, आम्बिक की पावर मिल गई। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत में, अभी वो आगे समझाऊंगा क्वेश्चन, वो क्वेश्चन आगे बनेगा। तो यहां पर आम्बिक मिल गया किससे? सिकंदर तय। अब बात आई, आम्बिक बोला किससे? सिकंदर से कि महाराज आप कंबोज महाजनपद के ऊपर आक्रमण करो, वहां के राजा है राजा पोरस, और मैं आपकी मदद करूंगा राजा पोरस को हरवाने में, उनको हराने में, उनकी सारी कमियां बताऊंगा। तो यहां पर सिकंदर ने किसकी मदद ली? आम्बिक की। और आम्बिक ने खुद मदद किसकी की? सिकंदर की। किसको हराने के लिए? राजा पोरस को। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला विश्वासघात किसने किया था? सबसे पहला धोखा किसने दिया था? अगर ऑप्शन में नाम हो और वहां पर नाम हो आम्बिक, तो आपको टिक करना है आम्बिक के ऊपर। आम्बिक ने किया था, आम्बिक ने दिया था धोखा, विश्वासघात किया था आम्बिक ने, जिसने सिकंदर के साथ मिलकर राजा पोरस के ऊपर आक्रमण करवाया था। पर भाई जो राजा पोरस है वो ठाडा मानस था, वो एक लड़ाकू व्यक्ति था। जब आम्बिक ने सिकंदर ने आम्बिक के साथ मिलकर राजा पोरस के ऊपर आक्रमण किया, तो राजा पोरस पूरी बहादुरी से लड़ा। देख लेंगे आ जाए एक बार। भाई एक बार के लिए सिकंदर को लगा कि भाई मेरी नैया डूब चुकी है, पर अंतिम टाइम पर सिकंदर ने राजा पोरस को बंदी बना लिया, और बंदी बनाकर अपने सामने पेश किया। और सिकंदर ने कहा राजा पोरस से, या तो तू घुटने टेक दे, यानी मेरी गुलामी मान ले, वरना मैं तेना जानता मार दूंगा। राजा पोरस बोला बेशक जानता मार दे, पर तेरे आगे घुटने नहीं टेकूंगा। यह बात सुनते सिकंदर बड़ा खुश होया, यार बड़ा बहादुर राजा है जो मौत सामने खड़ी है फिर भी घुटने नहीं टेक रहा। तो सिकंदर ने राजा पोरस को माफ कर दिया। चल ठीक है, मैं तुझे माफ करता हूं, तू बहुत बहादुर राजा है, तू भी मेरे साथ आके मिल जा। अब सिकंदर आया था एकला, पहला यो मिल गया, फिर यो मिल गया। अब जब पोरस सिकंदर तक कह रहा था बेशक जानता मार दे, पर तेरे आगे घुटने नहीं टेकूंगा, वहीं पर सिकंदर की वाइफ रुखसाना खड़ी थी, और वो आंखें ताड़कर राजा पोरस को देख रही थी। बोली वाह, बड़ा ही बहादुर राजा है। और सिकंदर अपनी वाइफ को ताड़ रहा था, बोला कदे ऐसा ना हो मैं भारत जीतने में लग जाऊं और यो मेरी वाइफ ने जीत कर ले जा। तो इसलिए सिकंदर ने क्या किया, अपनी वाइफ से राखी बंधवा दी राजा पोरस को। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन कई बार आता है, सिकंदर की वाइफ ने सबसे पहले किस भारतीय राजा को राखी बांधी थी? राजा पोरस को। दिमाग लगाया अगले ने, थंब भी लगाया करो। ठीक है। अब इतना सब कुछ ठीक ठाक था। अब बात करते हैं, यहां पर है व्यास नदी। अब एक बीच में व्यास नदी है कि अगर व्यास नदी को पार कर कर सिकंदर भारत में आ गया, तो वो आ जाएगा आधुनिक भारत में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इस व्यास नदी को पार करने के बाद एक जगह आती है यूपी और बिहार का हिस्सा, आगे चल के वहां पर लगते ही नहीं, एक जगह है भारत में यूपी और बिहार का हिस्सा, जिसको उस टाइम पर हम कहते थे मगध। और मगध एक ऐसा महाजनपद था जिसने मगध के ऊपर राज किया, वो कभी भी फिर मगध छोड़कर जाता ही नहीं था। जैसे आज के टाइम पर दिल्ली हो गई ना, जिसने जो सब कुछ दिल्ली के अंदर ही है, विधानसभा, राष्ट्रपति भवन सब कुछ दिल्ली में ही है। तो इस तरीके से मगध हुआ करता था, जिसने मगध पे राज किया उसी का इतिहास आप पढ़ते हो, चाहे मौर्य वंश हो, सुग वंश हो, कर्ण वंश हो, सातवाहन वंश हो, सबने मगध के ऊपर राज कर रखा, मगध उन्हीं के बारे में पढ़ते हो।
तो जिसने मगध पे राज किया उसका इतिहास में नाम आ गया ऑटोमेटिक, और जिसने मगध पे राज किया वो मगध छोड़कर जाता नहीं था। तो यहां पर मगध के राजा कौन थे? धनानंद। और धनानंद एक नशेड़ी राजा था जो अपनी जनता से बहुत टैक्स वसूलता था। अब मगध के ऊपर आक्रमण तो होना नहीं, इधर पहाड़, इधर समुन्दर, इधर दो महाजनपद, पहले फिर व्यास नदी, कोई आक्रमण करेगा तो यहीं से करेगा, पहले इनसे भिड़ेगा, फिर व्यास नदी पार करेगा, जब जाके यहां पहुंचेगा। तो मगध में आक्रमण कम हुआ करते थे, इसलिए वहां का राजा बड़ा शांति से रहता था और अपनी जनता से बहुत टैक्स वसूलता था। जनता भी परेशान थी और साथ में थोड़ा नशेड़ी था, आधा पौवा लगाकर बैठा रहता था ज्यादातर। अब यहां पर तक्षशिला में कौन था? चाणक्य। चाणक्य ने देखा कि सिकंदर ने कंबोज को जीत लिया, गांधार को जीत लिया, अब सिकंदर व्यास नदी को पार कर कर कभी भी मगध में पहुंच सकता है। अगर ऐसा हो गया तो सिकंदर कभी भी यहां से नहीं जाएगा, और ऐसा होता तो अंग्रेजों से पहले हमारे ऊपर यूनानियों का राज होता, क्योंकि सिकंदर जाता नहीं, सभी को यहीं बुला लेता, धीरे धीरे भारत जो है सिकंदर के कब्जे में आ जाता। तो इसलिए तक्षशिला से गाड़ी उठाई और मगध में पहुंच गया कौन? चाणक्य। किसके पास? धनानंद के पास। और धनानंद से कहा जाके, हे महाराज अब आपको कुछ करना होगा। बोला क्या बात होगी भाई? बोला बात कुछ नहीं, सिकंदर ने दोनों महाजनपद के ऊपर आक्रमण कर लिया, उनको जीत लिया, अब सिकंदर कब भी मगध पे आ सकते हैं। धनानंद जो है नशे में की हालत में था, बोला ठीक है देख लेंगे। अब भाई फिर से चाणक्य ने अपील की, भाई धनानंद को गुस्सा आ गया। धनानंद ने चाणक्य को उठवाया और महल से बाहर फेंकवा दिया। वहां पर चाणक्य की चोटी खुल गई। चाणक्य ने कसम खाई थी, इस चोटी को तब बांधूंगा जब पहले तुझे मार दूंगा। और उसके बाद अब चाणक्य मगध से वापस जा रहा है, कहां पर? तक्षशिला में। पर चाणक्य सोचने लग गया, अगर मैं नू का नुए अपने चला गया और वहां जाकर मेरे शिष्य ने पूछा गुरुजी क्यों बात होगी, क्या रहा, अगर मैंने उसको बता दिया कि धनानंद ने मुझे धक्के मार के बाहर निकलवा दिया, बाहर फेंकवा दिया, तो मेरा शिष्य किससे लड़ने आएगा? धनानंद से। फायदा किसको होगा? सिकंदर को। तो यहां पर चाणक्य ने अपने शिष्य से झूठ बोल दिया और कहा चंद्रगुप्त मौर्य से, बेटा उठा था अकाल फैल रहा है, वहां पर तो सारी जनता बीमार है, राजा बीमार है, सैनिक बीमार है। बोला अच्छा गुरुजी ऐसी बात है? बोला हाँ। बोला बेटा जो करना है तुझे करना है। यह सुनते ही चंद्रगुप्त मौर्य सहम सा गया। बोला गुरुजी वो सिकंदर, साथ में दो लंगूर, सॉरी दो राजा साथ में, अब मैं क्या कर सकता हूं अकेला? तो वहां पर चाणक्य ने कहा बेटा मैं तेरे साथ हूं, जिएंगे साथ जिएंगे, मरेंगे साथ जिएंगे। तो वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा ठीक है गुरुजी, जैसा आप कहते हो वैसा कर लेते हैं। अब आगे की स्टोरी अगर आपको जाननी है तो याद रखना, कुछ ऐसा होने वाला है कि ना तो चाणक्य कोई लड़ाई लड़ेगा, ना चंद्रगुप्त मौर्य कोई लड़ाई लड़ेगा, और सिकंदर इस व्यास नदी को पार भी नहीं कर पाएगा, और ना ही धनानंद की सेना में से कोई सैनिक आएगा। तो ये दोनों मिलकर, सिर्फ चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य मिलकर ऐसा क्या करने वाले हैं कि सिकंदर की सेना या सिकंदर इस व्यास नदी को पार ही नहीं कर पाएगा। ऐसा क्या होगा? अगर आपको जानना है पूरी स्टोरी, अभी तक मैंने जो आपको सिकंदर पढ़ा रहा हूं, सिकंदर जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, याद रखना हिस्ट्री का जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा मैं उसको पहले एक स्टोरी में कन्वर्ट करूंगा। स्टोरी वो जो आपके एग्जाम में आती है, क्योंकि अगर आप एक बार वीडियो देख लेते हो और स्टोरी को समझ लेते हो, आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आप ना भी पढ़ोगे ना, इतना फोकस नहीं भी करोगे, तो स्टोरी आपके दिमाग में रहेगी, आप एग्जाम देने जाओगे, क्वेश्चन देखते ही पढ़ते ही पूरी स्टोरी क्रिएट हो जाएगी, आप उसका आंसर आपको मिल जाएगा। जितने भी टॉपिक होंगे हिस्ट्री के सारे आपको कराऊंगा, कैसे? मैं सिर्फ स्टोरी के साथ। तो आगे स्टोरी में क्या होने वाला है, क्या होगा, पूरा सस्पेंस बना हुआ है। अगर आपको जानना है तो जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करवाएं प्लीज। जितना जल्दी होगा मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा और पूरी स्टोरी को जानेंगे। बड़ी मस्त स्टोरी है। ऐसा क्या होगा कि सिकंदर इस व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा? ऐसा क्या करेंगे ये दोनों के दोनों? और क्या कुछ होने वाला, मतलब कि जिस सिकंदर के आगे बड़े बड़े राजा घुटने टेक गए,
वो सिकंदर इस व्यास नदी को पार नहीं कर पाएगा, सिर्फ इन दो की वजह से, सिर्फ इन दो की वजह से। तो जो भी कुछ आपको जानना है, और याद रखना जो भी मैंने कुछ कराया है, इसमें जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं कि ये नाम वो सब एग्जाम में पहले आ चुके हैं या फिर आगे आ सकते हैं। तो बड़े ध्यान से वीडियो को समझना, देखना, कुछ नोट करना हो तो नोट भी करते रहना। तो आगने वाली वीडियो के लिए तैयार रहना। तैयार कैसे? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहना, ताकि इसका अगला पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आऊं। ठीक है, जितने ज्यादा हो सके सब्सक्राइब कराओ। इस ट्रेन योर ब्रेन जो फैमिली है, इसका हिस्सा जल्द से जल्द बनो। ठीक है, और इसको बहुत ऊपर तक लेके जाना है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए इसी सेकंड पार्ट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू गाइस।